आज हम प्रकृतिवाद और शिक्षा, नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन पर बात करेंगे। इससे पहले हम नेचुरलिज्म पे 2 वीडियो में बात कर चुके हैं और जिसमें आज हम जो भी टॉपिक छूटा हुआ है उसमें हम आज नेचुरलिज्म के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। पूरे जितने भी टॉपिक होंगे उस सारे को आज हम कवर करेंगे और देखते हैं हम नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन, जिसमें पहला है बालक केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जॉन एडम्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन शब्द का सर्वप्रथम बात करते हैं। बाल केंद्रित शब्द का सर्वप्रथम बात जॉन एडम्स करते हैं। उनका मानना था कि बच्चे का एक जो बालक केंद्रित हम शिक्षा देंगे उसमें बालक के मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनकी उन्नति होगी। शिक्षावादियों का यानी नेचुरलिज्म में प्रकृतिवादियों का मानना था कि शिक्षक, पाठ्यक्रम और परीक्षा के स्थान पे जो केंद्र में होना चाहिए वो बालक को होना चाहिए। वही था बाल केंद्रित शिक्षा। हम दूसरा देखते हैं प्रकृति का अनुसरण करो। उनका दूसरा मानना था, दूसरी उनकी पद्धति थी कि फॉलो टू नेचर, प्रकृति का अनुसरण करो, एक कामिनियस का था कोट। अगर हम रूसो का देखें तो प्रकृति का निर्माणकर्ता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छे रूप में मिलती हैं, परंतु मानव के संपर्क में आते ही वे दूषित हो जाती हैं। वे अपने ग्रंथ, अपने बुक एमिल एंड एजुकेशन में रूसो ये लिखते हैं। हम देखें पुस्तकीय ज्ञान का विरोध तीसरे में देखते हैं। उनका मानना था कि बुकिश जो भी नॉलेज होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक बच्चे को प्रकृति के अकॉर्डिंग छोड़ दो, उसे खुले वातावरण में छोड़ दो और वो प्रकृति से अपना अनुभव प्राप्त करेगा, उससे जो भी है वो सीखेगा। उनका मानना था कि एक बच्चे को क्या करना चाहिए, करके सीखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करके सीखना चाहिए और अनुभव के आधार पर अपना सीखना चाहिए। हम रूसो को देखते हैं। एडम स्मिथ कहते भी हैं कि शिक्षा में प्रकृतिवाद का सामान्य अर्थ उन शिक्षा पद्धतियों से है जो विद्यालय पुस्तकों पर निर्भर न होकर छात्र के वास्तविक जीवन के अध्ययन पर निर्भर होना चाहिए। हम देखेंगे विद्यालय नहीं चाहिए, यहाँ पे पुस्तक भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या एडम्स जी के अनुसार कि वास्तविक जीवन के अध्ययन चाहिए, कि उसके वास्तविक मतलब खुद के एक्सपीरियंस से उस बच्चे को सीखना चाहिए प्रकृतिवादियों के अनुसार। हम देखेंगे निषेधात्मक शिक्षा, नेगेटिव एजुकेशन, जिसमें देखेंगे सत्य से बचने की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, मतलब असत्य से बचने की हमें सर्वप्रथम बच्चे को एक शिक्षा देनी चाहिए। प्रकृतिवादियों के अनुसार गुणों की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि अवगुणों से बचने की शिक्षा देनी चाहिए। हमारे रूसो कहते भी हैं कि बालक की प्रथम शिक्षा विशुद्ध रूप से निषेधात्मक होना चाहिए। सत्य, सद्गुण का शिक्षण बिल्कुल सम्मिलित होकर बालक के हृदय को अवगुण से तथा मन को त्रुटि से निहित होना चाहिए, बचाने से निहित होना चाहिए। ये हमारा रूसो का कथन था। हम देखेंगे कि इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल, इम्पोर्टेंस टू द ट्रेनिंग ऑफ सेंस, शिक्षा को इंद्रियों को प्रयोग करके ज्ञान के द्वार खोलने चाहिए। ये रूसो का मानना था। ये इंद्रियों पे ज़्यादा बल देते हैं, क्योंकि इंद्रियां ही हम प्रकृति को सीखने में ज़्यादा, अगर इंद्रियां ही निष्क्रिय हो जाएंगी तो हम प्रकृति से सीख नहीं पाएंगे, इसलिए इंद्रियों पे वे प्रकृतिवादी ज़्यादा बात करते हैं। हम देखेंगे बालक की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ चाइल्ड ऑफ द चाइल्ड, बालक को विद्यालय, कक्षालय, शिक्षण पुस्तक, शिक्षण विधियाँ, इन सब से मुक्त करके बालक को इनसे ज़्यादा उसमें बंधना नहीं चाहिए। हम देखें प्रकृतिवादी कहते हैं कि एक शिक्षक होता है और ये बालक डायरेक्ट, अगर ये नेचर है, ये जो नेचर है, अगर ये नेचर है तो डायरेक्ट नेचर से सीखता है और सेकेंडरी थिंग्स के रूप में शिक्षक आता है। शिक्षक का काम उतना ही है, केवल अवसर पैदा करना। इसके शिक्षक को बालक के हस्तक्षेप, मतलब हर कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बालक को छोड़ देना चाहिए कि वो प्रकृति से सीखे। शिक्षक का यहाँ पे महत्व गौड़ हो जाता है और प्रकृति का महत्व सबसे ज़्यादा हो जाता है। इसलिए प्रकृतिवादियों का मानना था कि जो भी बच्चा है उसको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, उसमें न विद्यालय का, कक्षालय का, शिक्षण विधि का, पुस्तक का और शिक्षण विधियों का कोई महत्व नहीं है। उसको डायरेक्ट
किससे? प्रकृति से सीखना चाहिए। अगर प्रगतिशीलता में देखें तो शारीरिक विकास के साथ हमारा आयु, मतलब आयु जैसे हमारा बढ़ता है वैसे ही हमारी शारीरिक विकास के अनुसार, हमारे आयु के अनुसार हमारी क्या नॉलेज भी बढ़ती है। ये नहीं कि हम छोटे हैं उसके हमारे ऊपर बहुत सारे पाठ्यक्रम जैसे चीज़ें लाद दी जाए जो हमारे समझ न सके, एक बालक को समझ न सके। इसलिए एक कोटेशन है प्रकृतिवादियों में कि बालक को बालक ही समझना चाहिए, उसको प्रौढ़ नहीं समझना चाहिए। उसके शारीरिक विकास उसके आयु के साथ साथ होती है, इसलिए बालक को बालक ही समझना चाहिए। हम देखेंगे को एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इनका फोकस रहा, सह शिक्षा बल पे। कहते हैं कि बालक बालिका को एक साथ को एजुकेशन की वो बात करते हैं, को एजुकेशन की बात करते हैं। कहते हैं कि इन दोनों में विभेदीकरण नहीं करना चाहिए। अगर हम दोनों को अलग अलग कर दें, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं जिसके कारण हमारा काम होना स्टार्ट होता है। इसलिए कहते हैं कि विभेदीकरण नहीं, बालक और बालिका को एजुकेशन दो, साथ साथ एजुकेशन देने की बात करते हैं। एक और चीज़ देखते हैं, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, साइकोलॉजिकल एजुकेशन बालक के व्यक्तित्व, बौद्धिक स्तर, रुचियों के अनुसार शिक्षा देना चाहिए कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका आईक्यू लेवल कैसा है, उसकी रुचि इंटरेस्ट किस चीज़ों में है, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देने की बात प्रगतिवादी करते हैं। हम देखते हैं प्रगतिवाद और शिक्षण विधियाँ कि प्रगतिवाद में शिक्षण की कौन कौन से मेथड्स थे, नेचुरलिज्म टीचिंग मेथड्स। हम देखते हैं कि समस्त शिक्षा प्रणाली के केंद्र में कौन है? बालक है। रूसो कहते हैं कि प्रकृति का अध्ययन करो, उसकी पथ का अनुसरण करो और जिसकी ओर वो संकेत करती है वैसा ही अनुसरण करो। रूसो का मानना था जो भी कि रटना और शिक्षण जो भी पुस्तकीय ज्ञान था उसके घोर विरोधी थे, कि पुस्तकों को रटना नहीं चाहिए, इसके किस नॉलेज के घोर विरोधी था रूसो। हम देखते हैं कि प्रकृतिवादी किन नई शिक्षण विधियों को लेके आए, उसमें हम देखते हैं और जो पहला शिक्षण विधि था प्रकृतिवादियों के अनुसार करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा था अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। खेल द्वारा सीखना, लर्निंग बाय प्ले। ह्यूरिस्टिक पद्धति की बात करते हैं वो, डाल्टन पद्धति की बात करते हैं, मॉन्टेसरी मेथड की बात करते हैं, निरीक्षण पद्धति, ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करते हैं और आठवां प्रत्यक्ष विधि, एक डायरेक्ट मेथड की वो बात करते हैं। अब हम देखते हैं प्रकृतिवाद और शिक्षक। अब हम आगे देखे थे, इसमें हम पूरा देखेंगे कि एक प्रकृतिवाद और शिक्षक में क्या संबंध है। देखते हैं कि ये बालक है और ये शिक्षक है और बीच में ये प्रकृति है। जो बालक है वो डायरेक्ट प्रकृति से सीखता है, तो जो भी चीज़ें हैं हमारा प्रकृति मेन धारा में आती है, क्योंकि बालक सब कुछ प्रकृति के साथ से सीखता है। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, यहाँ के जो भी हमारे प्रकृतिवादी थे उनके अनुसार था कि अगर हम दूसरा देखें तो शिक्षक एक गॉड थिंग्स के रूप में आ जाता है। ओनली ऑब्जर्वेशन के लिए हम देखते हैं। इसमें दो चीज़ें देखेंगे कि उसका काम शिक्षक का एक सामग्री को जुटाना है और उसके साथ बच्चे को एक अवसर की, जो भी अवसर उत्पन्न हो उसके बारे में बताना। इसके साथ उसको कोई हस्तक्षेप करने की कोई अनुमति नहीं थी, इसके अलावा शिक्षक को। इसलिए अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भी था गॉड सेकेंडरी थिंग्स के रूप में हमारा शिक्षक था, और डायरेक्ट जो प्रकृति थी वो डायरेक्ट हमारा सिखाती थी। एक खुले वातावरण में कहते थे सभी प्रकृतिवादी कि एक बच्चा उसको खुले वातावरण में भेज दो, वो जो भी सीखेगा अपनी एक्सपीरियंस से सीखेगा, अपने इंद्रियों के द्वारा सीखेगा। इसलिए यहाँ पे शिक्षक का महत्व एकदम जीरो हो जाता है, जीरो नहीं तो एक सेकेंडरी थिंग्स के रूप में हो जाता है। हम देखें राज जी कहते हैं कि यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वो पर्दे के पीछे है, डायरेक्ट कोई नहीं, पर्दे के पीछे है। बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला है, न कि उसके सूचनाओं, विचारों, आदर्शों और इच्छा शक्ति को देने वाला और उसके चरित्र का निर्माण करने वाला है। यहाँ पे शिक्षक के बारे में राज जी बताते हैं कि जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, सूचनाओं, विचारों और आदर्शों और इच्छा शक्ति को देने वाला नहीं होता है, क्योंकि जो भी ये चीज़ें हैं नेचुरल प्रोसेस है, ये डायरेक्ट बच्चे खुद सीख जाता है। इसलिए प्रकृति का यहाँ पे प्रकृतिवादियों में शिक्षक का महत्व एकदम गौड़ हो जाता है, एकदम छोटा हो जाता है। इस प्रकार प्रकृतिवादी में प्रकृति का बालक को वास्तविक शिक्षक माना जाता है, और सेल्फ शिक्षा, जो भी सेल्फ शिक्षा होता है, सेल्फ एजुकेशन पर का समर्थन करते हैं। और शिक्षक का काम बस इतना है कि एक सामग्री जुटा दे और अवसर उत्पन्न कर दे, इसके अलावा कोई हस्तक्षेप
प्रकृतिवादियों के अनुसार बालक को नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम, नेचुरलिज्म एंड करिकुलम। पाठ्यक्रम में देखें तो बालक का आधार मानकर हमें पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, जो भी सिलेबस होना चाहिए विकास का विभिन्न आवश्यकताओं की भी उसमें पूर्ति हो। ऐसा पाठ्यक्रम हो जो विकास की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए। हम पहला देखें, पाठ्यक्रम विस्तृत और जीवन से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम जो भी हो वो विस्तृत होनी चाहिए और जिसमें हमारा जीवन इंक्लूड हो, कि जीवन के बारे में हमें होना चाहिए। दूसरा, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए एजुकेशन, बालक केंद्रित होना चाहिए। तीसरा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। और चौथा देखेंगे तो उसमें धार्मिक शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है, धार्मिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए। पांचवा देखें तो विज्ञान केंद्रित विषयों का भी कोई अस्तित्व नहीं था। ये अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, हक्सले के अनुसार, कि विज्ञान के बजाय किसको, सांस्कृतिक पहलू को, विज्ञान के बजाय वो सांस्कृतिक पहलू को महत्व देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पूरे प्रकृतिवाद में विज्ञान केंद्र में था, लेकिन अकॉर्डिंग टू उनका मानना था कि विज्ञान केंद्रित विषय नहीं होना चाहिए। अगर हम पाठ्यक्रम की देखें तो पाठ्यक्रम बालों को क्या करती है, एक जीवन उपयोगी होना चाहिए, एक कौशल दक्ष स्किल्ड उसको बनाने के लिए होना चाहिए। हम देखें, रस्क जी बताते भी हैं, रस्क कि कमेनियस का उद्देश्य सब मनुष्य को सभी विषय पढ़ाने से था। वह विषयों में से कुछ को चुनना आवश्यक नहीं मानते थे। जो भी हमारे रस्क प्रकृतिवादी थे, रस्क, वो कम्युनिस्ट के बारे में बताते हैं कि कम्युनिस्ट प्रकृतिवाद के एक महान दार्शनिक है, उसके बारे में बताते हैं कि उनका मानना था कि मनुष्य को, जो भी हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हर विषय पढ़ना चाहिए, वो को किसी को चुनने की वो कोई स्वतंत्रता नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा नेचुरलिज्म यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। और आगे हम किसी अन्य वीडियो या तो आइडियलिज्म पे हम बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।